नेक्स्ट टॉपिक स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्या होता है ये वर्ड जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री होता है, इट इज द क्वांटिटेटिव relationship between reactants and products, ठीक है। It is a quantitative relation between reactants and products, मतलब कि कितने reactants react कर रहे हैं और कितने products बन रहे हैं। Now according to law of conservation of mass, हमने पढ़ा था कि total mass of the reactants should always be equal to total mass of the products, ठीक है। So total mass of reactants should always be equal to total mass of products। अब ये जो लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो हमें बता रहा है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स शुड ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, ये इससे दिस रिजल्टेड इन बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। हमने बचपन से सीखा हुआ है, जैसे हमने साइंस पढ़नी शुरू करी कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, जिसमें हम टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स और टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स उन दोनों को इक्वेट करते हैं। जैसे एक सिंपल सी अगर हम इक्वेशन लें H2 plus O2 to give H2, यहाँ हम देख रहे हैं कि there are two atoms of hydrogen, इधर 2 atoms of hydrogen है, पर इधर 2 atoms of oxygen है, पर 1 atom of oxygen है on the product side। तो हमें इनको सेम करना है, तो हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। बैलेंस का मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन हमको 2 करना है, तो हम यहाँ 2 लगा देंगे, तो फिर बैलेंस हम हाइड्रोजन करेंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 2 + 2 = 4, तो यहाँ पे भी 4 चाहिए, तो इसे भी हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। सो इसे हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस करते हैं। बेसिकली बैलेंसिंग जो होती है, दिस यू हैव ऑलरेडी डन जूनियर क्लासेस में, हम बैलेंसिंग करते हैं मोस्ट कॉमनली बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। इसके अलावा आप आगे बढ़ोगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड से भी हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, बट हमने शुरू से सीखा है हिट एंड ट्रायल मेथड। सो हिट एंड ट्रायल मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है N2 + H2 to give NH3, ठीक है। सो इसमें हम सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो एलिमेंट होगा उसको बैलेंस करेंगे। सो जब आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यहाँ 2 है, पर यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, सो हम यहाँ नाइट्रोजन बैलेंस कर देंगे, 2 आ गया। यहाँ तो 2 ऑलरेडी है ना, नहीं इधर नहीं आएगा, यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, सो यहाँ पे हमने 2 नाइट्रोजन, अब देखो आप इधर भी 2 नाइट्रोजन है, इधर भी 2 नाइट्रोजन है, ठीक है। अब हमें हाइड्रोजन बैलेंस करना है, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 3 × 2 = 6, सो यहाँ पे 2 ही है, इसको हमको 6 बनाना है, तो हम 3H2 लिख देंगे, राइट। सो दिस इन दिस वे हम लोग बैलेंस करते हैं कोई भी एक केमिकल रिएक्शन। नाउ जब बैलेंस करेंगे केमिकल रिएक्शन, तो उसके बाद हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करते हैं। आफ्टर बैलेंसिंग हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कर सकते हैं। जो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस हैं, ये एक क्वांटिटेटिव
रिलेशन देगा बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ओके, नाउ एक रिएक्शन अगर हम लें, ऊपर वाली रिएक्शन में दोबारा ले रहे हैं टू गिव अस 2NH3। इस रिएक्शन से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो स्टोइकियोमेट्री है इसको हम नंबर ऑफ मोल्स देते हैं। ओके, सो हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट्स में 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट प्लस कितने मोल्स? 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। अब जब 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है रिएक्शन के अकॉर्डिंग, तो ये हमें क्या दे रहा है? 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो मतलब कि जो स्टोइकियोमेट्री है वो नंबर ऑफ मोल्स एक्सप्रेस करती है या नंबर ऑफ मोल्स डिनोट करती है। ठीक है, इसी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप के यू कैन से इसके ऊपर डिपेंड करती है हमारी ये वाली सेक्शन कैलकुलेशंस। तो किस तरह से इसकी कैलकुलेशंस हमने करनी है वो देखते हैं। एक सिंपल सा पहले क्वेश्चन देखेंगे। एक इक्वेशन हमें दी है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट कर रहे हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अब वो बोलते हैं कि क्वेश्चन हमारा है हाउ मच ऑफ calcium carbonate is required to give 88 grams of carbon dioxide. How much of calcium carbonate is required to give 88 grams of carbon dioxide? इस क्वेश्चन को हम किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे? फर्स्ट जो स्टेप होता है दैट इज टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। सो ये हमारी बैलेंस्ड है, यहाँ पे एक कैल्शियम है, एक कैल्शियम, एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। ओके, सेकेंड स्टेप जो है हम मोलर मासेस निकालेंगे जिसके बारे में हमें पूछा गया है। तो क्वेश्चन में हमें हाउ मच ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में पूछा गया है is required to give 88 grams of carbon dioxide और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूछा। तो हम कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास निकालेंगे। ओके, सो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास जब आप कैलकुलेट करते हो तो ये 100 आता है। 100। ओके, उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का 44 आ रहा है। Now according to the equation 44 grams of carbon dioxide प्रोड्यूस करने के लिए हमें 100 ग्राम्स चाहिए। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 44 grams of carbon dioxide requires 100 grams। ठीक है, मतलब कि अगर हम 100 grams of कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे हैं तो ये हमें 44 grams of कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। ये हमारे को इक्वेशन डिनोट कर रही है। ठीक है, पर हमें इसमें रिलेशनशिप उल्टा लेना पड़ेगा बिकॉज हमें पूछा है कि 88 grams of कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितना कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। सो यूनिटरी मेथड से ही करते हैं इसको। 44 grams of carbon dioxide requires 100 grams of calcium carbonate। ठीक है, 1 gram of carbon dioxide will require 100 upon 44 grams of calcium carbonate, है ना? और 88 grams of carbon dioxide
will require how much calcium carbonate into 88? 200 grams. So 200 grams of calcium carbonate is required to give 88 grams of carbon dioxide. ठीक है? So this is what our calculations are. और इस relationship को हम क्या बुलाते हैं? मास relationship. ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि हमें आते हैं, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट का भी मास दिया गया है और प्रोडक्ट का भी मास दिया गया है, therefore it is known as मास रिलेशन. ठीक है, क्लियर हो गया? सेकेंड टाइप ऑफ रिलेशन करते हैं. The second type of relation which we are going to do is mole-mole relation. मोल-मोल रिलेशनशिप में क्या होगा कि दोनों के मोल्स दिए गए हैं. ठीक है, जैसे हम एक इक्वेशन ले रहे हैं, राइट. इस इक्वेशन में हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज हाउ मच ऑफ ammonia, yeah, how many moles of ammonia are produced, how many moles of ammonia are produced when 1.5 grams of 1.5 moles of nitrogen react with hydrogen. ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? How many moles of ammonia are produced when 1.5 moles of nitrogen react with hydrogen? Now here equation में हम देख रहे हैं कि 1 mole of nitrogen हमें कितने moles ammonia के दे रहा है? 2 moles, है ना? So 1 mole of nitrogen हमें 2 moles of ammonia दे रहा है. तो 1.5 मोल कितने देगा? 2 into 1.5, right? 2 into 1.5 moles of ammonia, which is equal to 3 moles of. Clear? Question था, how much of ammonia produced when 1.5 moles of nitrogen react with hydrogen? So according to the equation, 1 mole of nitrogen is giving us 2 moles of ammonia. So 1.5 mole कितने देगा? 2 into 1.5, that is equal to 3 moles. ठीक? So अब हमने दो रिलेशन कर लिए, एक मास और एक मोल. थर्ड टाइप ऑफ रिलेशन करते हैं, that is mass volume relationship. मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ कि हमें एक का रिएक्टेंट का मास दिया है और प्रोडक्ट जो है वो गैसियस स्टेट में है, हमने उसकी वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है. ओके, सो वही सेम इक्वेशन ले लेते हैं हम जो हमने अभी ली थी. कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड plus carbon dioxide in the gaseous state. Okay? Question हमारा क्या है? What volume of carbon dioxide is evolved when 50 grams of
of calcium carbonate is heated. This is our question. ठीक है, अब हमने पढ़ा है कि at STP 1 mole of any gas occupies how much? 22.4 liters, right? अब इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि 1 मोल है, तो इसका मोलर मास, क्योंकि ये हमें मास में दिया गया है, 100 ग्राम्स हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल है, 1 मोल इज इक्वल टू हाउ मेनी लिटर्स? 22.4 लिटर्स। तो 100 ग्राम्स हमें कितने दे रहा है? 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमें कितने लिटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है? 22.4 लिटर्स। 1 ग्राम कितने देगा? 22.4 अपॉन 100, और 50 ग्राम्स कितने देगा? 22.4 अपॉन 100 इंटू 50। ठीक है, तो इसे काटो। 50 ग्राम्स 11.2 लिटर्स दे रहा है। ओके, सो इस तरह के क्वेश्चंस हमें इसमें से आते हैं। लेट्स डू नाउ 1 और 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए करते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। कितने टॉपिक हुए? ओके, क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड to produce 22 grams of carbon dioxide after combustion? ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे को क्या करना है, इसमें रिएक्शन लिखनी है। कंबशन का मतलब क्या होता है कि हम मीथेन को बर्न कर रहे हैं इन ऑक्सीजन। ओके, और हमने पढ़ा था कि जब भी हम कंबशन रिएक्शन करते हैं, प्रोडक्ट्स हमेशा क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बैलेंस करेंगे इक्वेशन। यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 4, और यहाँ 2 है, तो बैलेंस करने के लिए हमें 2 ऑक्सीजन। सो क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? मोलर मास 44 ग्राम्स, और मीथेन के मोल्स कितने हैं? 1 मोल। ओके, सो 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को कितने मोल्स चाहिए? 1 मोल। 1 मोल ऑफ मीथेन। ओके, 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को 1 मोल ऑफ मीथेन चाहिए। सो 1 ग्राम को कितना चाहिए होगा? 1/44, और 22 ग्राम्स को कितना चाहिए होगा? 0.5 मोल्स, राइट? सो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो हमको इसमें से आते हैं।
after the completion of the chapter. ठीक है? So next then we go on to the next topic, that is your limiting reagent. लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने वुड बर्न करी, ओके। अब जब हम वुड बर्न कर रहे हैं तो क्या होगा? वुड तभी बर्न होगी अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, तभी बर्न होगी ना। अब जब हम वुड को बर्न करते रहेंगे तो वुड खत्म हो जाएगी। जब वुड खत्म हो गई तो रिएक्शन भी खत्म हो गई, आग जलनी बंद हो जाएगी, है ना। सो मतलब इसका क्या हुआ कि जो वुड थी वो कम क्वांटिटी में थी, जब वुड पूरी खत्म हो गई तो रिएक्शन भी खत्म। तो ऐसे सब्सटेंसेस को जो क्वांटिटी में कम होते हैं और उनके खत्म होने पे रिएक्शन खत्म हो जाती है, उनको हम क्या बुलाते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। सो जब हम वुड को बर्न कर रहे हैं तो वुड क्या है? वुड इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है? सो लेट्स डिफाइन लिमिटिंग रिएजेंट। इट इज द reagent which is completely consumed during the reaction। जो बिल्कुल खत्म हो जाता है एक रिएक्शन में, उसे हम लिमिटिंग रिएजेंट बुलाते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो जाएगा when limiting reagent finishes, the reaction stops। ठीक है? क्यों स्टॉप होगी रिएक्शन? क्योंकि एक रिएक्टेंट जो है वो खत्म हो गया है, राइट। अगर एक रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। सो द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड according to limiting reagent। ठीक है? Is it clear? So this is what limiting reagent is। अब दूसरा जो reagent react कर रहा था, जो हमारे पास बच गया है after the reaction, उसे हम क्या बुलाते हैं? Excess reagent। ठीक है? So excess reagent क्या हुआ? Which is left behind after the reaction। Which is left behind after the reaction, उसे हम एक्सेस रिएजेंट बुलाते हैं। तो जो एग्जांपल हमने करा बर्निंग ऑफ वुड, तो उसमें ऑक्सीजन जो है वो तो बहुत ज्यादा है ना, एम्पल क्वांटिटी में है। सो ऑक्सीजन क्या होगा? दैट इज गोइंग टू बी द एक्सेस रिएजेंट। ठीक है? तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एक रिएक्शन में कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? सो लेट्स गो ऑन टू स्टेप्स टू identify limiting reagent in a reaction। Steps to identify limiting reagent in a reaction। First step क्या होता है? To calculate the number of moles of
क्वांटिटी दी गई होगी वो मास में दी गई होगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, उसको मोल्स में कन्वर्ट करना है। और मोल्स में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं हम सीख चुके हैं, वेट गिवन अपॉन मोलर मास। ओके, सेकेंड स्टेप जो आएगा इसमें, दैट इज टू आइडेंटिफाई the limiting reagent according to the reaction। एक एग्जांपल हम अभी करेंगे जिससे ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, कि कितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ओके, सो दैट इज व्हाट लिमिटिंग रिएजेंट को हम उससे आइडेंटिफाई करेंगे। देन थर्ड, टू कैलकुलेट amount of product formed, to calculate amount of product formed according to limiting reagent, according to limiting reagent। So ये 3 steps हैं, एक क्वेश्चन करते हैं और इन तीनों स्टेप्स को देखते हैं हम उसमें कैसे अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, 50 grams of nitrogen and 10 grams of hydrogen react together to produce ammonia। To produce ammonia, okay? Identify the limiting reagent and calculate the amount of ammonia formed। ये हमारा क्वेश्चन है, राइट? सो इक्वेशन क्या बनेगी, N2 plus 3H2 to give 2NH। स्टेप वाइज चलेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट स्टेप हमने क्या पढ़ा, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। सो हमें यहाँ पे सिर्फ रिएक्टेंट्स के ग्राम्स दिए हुए हैं, तो हम रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? सो फर्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेट कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ नाइट्रोजन गिवन अपॉन मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज 28। तो आंसर आता है 1.78 मोल्स। 1.78 मोल्स। उसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करते हैं। हाइड्रोजन हमें कितना दिया है, 10 ग्राम्स। 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास इज 2। सो हमने ये फर्स्ट स्टेप कर लिया, ठीक है? अब सेकंड स्टेप क्या है, टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। सो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, रिएक्शन क्या बोल रही है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, 3 मोल्स। 3 स्टोइकियोमेट्री दी है ना। सो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन reacts with 3 moles of hydrogen। और हमारे पास कितने मोल्स नाइट्रोजन के हैं, दिए हुए 1.78।
मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा? 3 to 1.78. ओके, सो ये जो आता है दैट इज 5.36. ठीक, पर हमारे पास है कितने? 5 चाहिए हमें कितने? 5.34 ज्यादा हुए ना, है तो हमारे पास कम, तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर 5 moles which are less than required. कितने रिक्वायर्ड है हमें? 5.34. Therefore, hydrogen is limiting reagent. ठीक है, अब हमने सेकंड स्टेप भी कर लिया, आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है. थर्ड स्टेप क्या है? टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट. सो कितना अकॉर्डिंग टू रिएक्शन 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने मोल्स ऑफ अमोनिया दे रहे हैं? 2 मोल्स. सो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन 3 moles of hydrogen are giving us 2 moles of ammonia. So 1 mole of hydrogen कितने moles देगा अमोनिया की? 2 divided by 3. और 5 moles कितने देगा? क्योंकि हमारे पास है तो 5 ही moles ना, यहाँ देखो 5 moles ही हैं. So 5 moles कितने देगा? 5. ठीक है, सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3.33 मोल्स. क्लियर हो गया? सो 5 मोल्स हमें कितने दे रहा है? इट इज गिविंग अस 3.33 मोल्स ऑफ अमोनिया. दोबारा से देखो कैसे हम करते हैं क्वेश्चन. फर्स्ट स्टेप में हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, 50 डिवाइडेड बाय 28 1.78. फिर उसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाले, 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5 मोल्स. फिर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. आइडेंटिफाई करना है अपने लिमिटिंग रिएजेंट. सो कितने मोल्स हैं हमारे पास? 1.78. 1.78 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हमें कितने देगा? 3 into 1.78 दैट इज 5.34. ओके, फिर थर्ड में हमने प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, कितना है? सो एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर 5 moles which are less than required, therefore hydrogen is the limiting reagent. So third step में अब हम अमोनिया निकाल रहे हैं. 3 moles of hydrogen हमें 2 moles of अमोनिया दे रहे हैं, तो 1 mole कितना देगा? 2 divided by 3. और 5 moles कितने देंगे? 2 divided by 3 into 3.3 moles. ठीक है, समझ आ गया लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है और एक्सेस रिएजेंट क्या होता है, राइट? ओके, अब लास्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिएक्शन इन सॉल्यूशंस. Last topic is reaction in solutions. जब हम reaction in solutions करते हैं, सबसे पहले solutions क्या होती हैं? It is a homogeneous mixture of solute and solvent.
लिक्विफाई में चलता है। हाँ, लिक्विड स्टेट में होता है। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। हमेशा ये लिक्विड स्टेट में नहीं होता, राइट? लिक्विड स्टेट में होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम कर रहे हैं शुगर एंड वाटर, दैट इज ए लिक्विड स्टेट। अगर हम कर रहे हैं सॉल्ट एंड वाटर, दैट इज आल्सो लिक्विड स्टेट, ठीक है? सो वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है। पर गैसियस स्टेट में हो सकता है, जैसे एयर है, एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ ऑल द गैसेस, सो वो भी सॉल्यूशन है। या अलॉयज है, हम सॉलिड और सॉलिड को मिक्स करते हैं टू फॉर्म अलॉय, तो वो भी एक होमोजेनियस मिक्सचर है, तो वो भी सॉल्यूशन है। ओके, हम लिक्विड और लिक्विड को भी मिक्स कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल एंड वाटर, वो भी सॉल्यूशन है। तो जहां पे भी एक होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब हुआ कि हमें अलग अलग कंपोनेंट्स नजर नहीं आ रहे, हमें एक ही कंपोनेंट नजर आ रहा है। तो अगर एक ही कंपोनेंट नजर आता है तो वो क्या है? सॉल्यूशन। क्लियर हो गया ना? तो हमने क्या बोला कि जहां पे हमें दो कंपोनेंट्स नहीं नजर आ रहे अलग अलग, शुगर और वाटर को मिक्स करेंगे तो हमें शुगर अलग से नजर नहीं आएगी, सॉल्ट और वाटर में हमें सॉल्ट अलग से नजर नहीं आएगा, अल्कोहल और वाटर भी एक जैसा ही लगता है, ठीक है? उसी तरह से एयर जो हमारे सराउंडिंग में है उसमें हम गैसेस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सो ये सारे मिक्सचर्स हैं, ठीक है? अब सॉल्यूशंस को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? हम उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हुआ कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है? सो बहुत सारे मेथड्स हैं कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए। लेट्स सी कौन कौन से, ये आपने प्लस 2 में दोबारा से करना है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्या होती है? कॉन्सेंट्रेशन, इट इज number of moles of solute present per liter of the solution. Per liter of the solution. Solute हमेशा lesser quantity में होता है और solvent हमेशा greater quantity में। क्लियर? सो कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए लेट्स सी कौन से मेथड्स हैं। द फर्स्ट मेथड दैट इज नोन एज मास परसेंटेज। हम एक बाइनरी सॉल्यूशन ले रहे हैं, बाइनरी का मतलब उसमें दो कंपोनेंट्स हैं, ओके? लेट्स से एक कंपोनेंट है ए और दूसरा कंपोनेंट है बी। जब हम मास परसेंटेज निकालते हैं तो हमारे पास दोनों कंपोनेंट्स के वेट्स होने जरूरी है। सो हम बोल रहे हैं कि वेट ऑफ ए इज WA एंड वेट ऑफ बी इज WB, ठीक है? मास परसेंटेज हम दोनों के निकालना चाहते हैं, तो मास परसेंटेज ऑफ ए दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ ए अपॉन total weight into 100. Clear? फिर percentage of B, weight of B upon total weight into 100. ठीक है? So this is the first method to express concentration. Second method जो है that is वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज पे हम वॉल्यूम कंसिडर करेंगे। सेम हम दो कंपोनेंट्स ले रहे हैं ए और बी, इसकी वॉल्यूम BA, इसकी वॉल्यूम BB।
ठीक है। सो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ A that is going to be equal to volume of A upon total volume into 100, right? उसी तरह से percentage of B, volume of B upon total volume into 100, ठीक है। So this is what volume percentage is. Second method. Third method is parts per million, जिसे हम ppm भी बुलाते हैं। जैसे हमने ऊपर परसेंटेज कैलकुलेट करी, वैसे ही हम यहाँ पे 100 की बजाय मिलियन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, which is 10 raised to power 6। ये जो मेथड है ये जनरली यूज होता है टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ pollutants in the atmosphere, to calculate the amount of pollutants in the atmosphere। उसके लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा? अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट अपॉन टोटल वेट into 10 raised to power 6, ठीक है। सो ये 3 मेथड्स हो गए। फोर्थ मेथड पे चलते हैं अब। फोर्थ मेथड एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जो हम जनरली यूज करते हैं, मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम कैपिटल M के साथ डिनोट करते हैं। ओके, सो मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट। AB में हम B सॉल्यूट लेते हैं और A सॉल्वेंट लेते हैं। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यहां पे NB क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और V क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ओके, अब हमें पता है कि जो NB है दैट इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। सो हम यहाँ पे NB की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास? WB upon MB into V। अब मोस्टली हमें जो वॉल्यूम है वो मिलीलीटर्स में दे रखा होता है, तो जब भी वॉल्यूम मिलीलीटर्स में दिया है हमें उसे लीटर्स में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम into 1000 कर देते हैं। ठीक है, यूनिट्स क्या होंगे मोलैरिटी के? मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। ठीक है, अब मोलैरिटी जो है दैट चेंजेस विद टेम्परेचर। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड नहीं है कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। क्यों चेंज हो रही है वो टेम्परेचर के साथ? क्योंकि वो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है, और जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे एक्सपैंड करेगा और टेम्परेचर डिक्रीज करने में कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सो अगर हम टेम्परेचर वेरी करते हैं तो वॉल्यूम चेंज होती रहेगी,
और अगर वॉल्यूम चेंज होती रहेगी तो मोलैरिटी भी चेंज होती रहेगी। सो देयरफॉर मोलैरिटी जो है दैट्स नॉट अ वेरी गुड मेथड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन बिकॉज इट चेंजेस विद टेम्परेचर। समझ आ गया? देन द नेक्स्ट मेथड इज मोलैरिटी। Fifth method to express concentration मोलैरिटी को हम स्मॉल m के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सो मोलैरिटी क्या है? दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। अगेन यहाँ पे NB क्या हुआ? number of moles of the solute and WA क्या हुआ? weight of solvent in kgs। ठीक है? अब अगेन इसकी वैल्यू हम करते हैं WB और NB into WA। अगर हमें वेट ग्राम्स में दिया है तो हमें 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके? यूनिट क्या होगी इसकी? मोल्स पर केजी। राइट? अब मोलैरिटी हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। देयरफॉर मोलैरिटी does not change with temperature। ठीक है? सो ये ज्यादा अच्छा मेथड है मोलैरिटी से। क्लियर हो गया? नेक्स्ट मेथड मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम x के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ओके? सो x जो है अगेन अगर हम दो कंपोनेंट्स ले रहे हैं a और b, लेट्स से इसका मोल फ्रैक्शन है xa और इसका मोल फ्रैक्शन है xb। राइट? सो मोल फ्रैक्शन xa जो है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है? उसी तरह से xb will be equal to number of moles of A plus number of moles of B। ठीक है? अब टोटल मोल फ्रैक्शन किसी भी एक सॉल्यूशन का that is always equal to 1। क्लियर? जो मोल फ्रैक्शन होता है इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है? नंबर 1 एंड नंबर 2 इट डज नॉट चेंज विद does not change with temperature। क्लियर है? So this is the mole fraction। लास्ट जो हमारा है that is normality। लास्ट मेथड नॉर्मैलिटी को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ठीक है? और नॉर्मैलिटी क्या होती है? दैट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस पर लीटर ऑफ द सोल्यूट।
अपॉन वॉल्यूम, राइट। अब यहाँ पे एक नया टर्म आ गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? Number of gram equivalents, that is equal to weight of the solute upon its equivalent weight, ठीक है। अब इधर एक और नया टर्म आ गया, equivalent weight। सो अब equivalent weight हमने कैसे कैलकुलेट करना है? इस साल तुम सिर्फ दो का याद रखो, एक एसिड और एक बेस और एक सॉल्ट, तीन का याद रखो। सो equivalent weight of acid, that is equal to molecular weight upon basicity of the acid। basicity क्या होती है? It is number of replaceable H positive ions। जितने हम H positive ions एक एसिड में से रिप्लेस कर सकते हैं वो उसकी बेसिसिटी है। जैसे अगर हम HCl ले लें, HCl में हम देखते हैं कि हम एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसकी बेसिसिटी कितनी है? 1। सो अगर हमें HCl का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है तो हम मोलर मास डिवाइडेड बाय 1, दैट विल गिव अस द इक्विवेलेंट वेट। ओके, उसी तरह से अगर हम H2SO4 ले रहे हैं, सो यहाँ पे हम देखते हैं कि दो हाइड्रोजन आयंस को हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर दो हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस कर सकते हैं तो H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या हुआ? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, ठीक है। सो इस तरह से हम इक्विवेलेंट वेट एसिड का कैलकुलेट करते हैं। अब बेस का देखते हैं कैसे करेंगे। बेस का इक्विवेलेंट वेट जो है दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी ऑफ अ बेस। ओके, एसिडिटी ऑफ अ बेस क्या हुई? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस। जैसे एसिड, इसमें बेसिसिटी में हमने क्या किया था? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस। उसी तरह से एसिडिटी इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम NaOH ले रहे हैं, सो NaOH में हम देख रहे हैं कि हम एक OH नेगेटिव को रिप्लेस कर रहे हैं। सो अगर एक OH नेगेटिव को हम यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट वेट NaOH का कैसे निकालेंगे? मोलर वेट ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बेरियम हाइड्रोक्साइड लें, सो बेरियम हाइड्रोक्साइड में दो OH नेगेटिव रिप्लेस हो रहे हैं। सो बेरियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हो गया? फिर देन लास्ट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालते हैं? दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टोटल वैलेंसी। ओके, जैसे हम कोई सॉल्ट ले रहे हैं NaCl, सो इसमें क्या करेंगे? टोटल पॉजिटिव वैलेंसी सोडियम की 1 पॉजिटिव है, सो मोलर मास ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय 1 वो हमें इक्विवेलेंट वेट दे देगा। ओके, जब हम बेरियम क्लोराइड करते हैं तो इसमें 2 पॉजिटिव है वैलेंसी, सो इक्विवेलेंट वेट क्या हुआ? मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 2। ओके, फिर अगर हम एक और सॉल्ट ले लेते हैं AlCl3, यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, सो 3 पॉजिटिव का
डिवाइडेड बाय 3 बोल्डर मास डिवाइडेड बाय 3 वो हमें इक्विवेलेंट वेट AlCl दिया है। तो यहाँ पे आपने वेट गिवन अपॉन इक्विवेलेंट वेट आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे डालोगे, वेट हमें दिया होगा और वॉल्यूम के साथ डिवाइड करेंगे इनटू 1000। सो इसको जब हम फिल अप करते हैं तो नॉर्मैलिटी क्या आ जाती है, इनटू वॉल्यूम। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट हमें कैलकुलेट करना पड़ता है इस रिलेशन के लिए। सो इक्विवेलेंट वेट हम कैलकुलेट कर देते हैं। यूनिट्स क्या होगी नॉर्मैलिटी की, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब नॉर्मैलिटी भी वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर रही है, देयरफॉर इट changes with temperature। ठीक है, so this is all about this chapter। इसके questions हम लोग करेंगे। ये आ गया ना यहाँ तक समझ? Yes, ma'am।